नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जैसे कि हम आपको डेली चैप्टर वाइज प्रश्न करा रहे हैं, तो हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है लाइट, जिसके अंतर्गत हम कुल 20 प्रश्न जो है वो देखेंगे आज भी, जैसे कि डेली देखते हैं। और ये पार्ट होगा हमारा पार्ट नंबर 27। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 26, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे, तो लाइव आकर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। प्रश्न क्या पूछा था मैंने कि जो मृग तृष्णा है वो उदाहरण होता है किसका। चार ऑप्शन भी दिए थे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, या अपवर्तन का, या प्रकीर्णन का, या विवर्तन का। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा सही होगा। मृग तृष्णा उदाहरण जो है यहाँ पर पूछा गया था। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से आपको छांटना है कौन सा सही होगा। मृग तृष्णा को ही मृग मरीचिका या मरीचिका के नाम से भी जानते हो, मैंने आपको मरीचिका बताया था। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो पहला ऑप्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया भी था कि क्या होता है, इसमें एक प्रकार का भ्रम होता है, जिसके कारण आपको दूर से देखने पर लगता है कि वहां पर कोई जल की धारा या जल भरा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है वो देखने को मिलता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। और थोड़ा सा यदि इसको डिटेल में एक बार मैं फिर से बताऊं तो क्या होता है, गर्मी के दिनों में जब आप जो वायु लेयर होती हैं, तहे होती हैं, उनका जो घनत्व होता है वो गर्मी के कारण क्या होता है, असमान होता है, एक जैसा नहीं होता है। तब क्या होता है, जो पृथ्वी है उसके निकट की वायु क्या होती है, अधिक गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। और जब ऊपर उठने लगती है तब ऊपर की जो तहे होती हैं, जो लेयर होती हैं, वो क्या करती हैं, ऊपर उठने के लिए कह सकते हैं उस पर प्रेशर डालती है, उठने नहीं देती हैं। इससे क्या होता है, उस वायु की जो लहरें होती हैं वो पृथ्वी के समानांतर ही बहने लगती हैं। तो यही जो लहरें होती हैं वो दूर से देखने पर जल की धारा की तरह लगती हैं। तो ये आपका मृग तृष्णा एक्चुअल में जो है वो होता है। चलिए शुरू करते हैं अब आपने इस वीडियो के प्रश्न। तो आपका तो प्रश्न आपका क्या है, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है स्टॉर्क प्रभाव पर, डॉपलर प्रभाव पर, जीमान प्रभाव पर, या रमन प्रभाव पर। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको प्रसारी विश्व की संकल्पना जो है किस पर आधारित है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यानी कि डॉपलर प्रभाव पर बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि डॉपलर प्रभाव होता क्या है। तो एक लाइन में ना कहकर दो तीन लाइन है इसकी डेफिनेशन, वो मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी ध्वनि जो स्रोत होता है और श्रोता होता है। स्रोत यानी कि जहां से आप कह सकते हैं ध्वनि उठ रही है, और श्रोता यानी कि जहां से व्यक्ति सुनने वाला है। तो जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच, जो श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो क्या होता है, जो श्रोता होता है उसको जो ध्वनि सुनाई पड़ती है और उसकी जो आवृत्ति होती है वो मूल आवृत्ति से कम या अधिक जो है वो होती है। इसी को हम डॉपलर प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट के नाम से भी जो है वो जानते हैं। और इस सिद्धांत की व्याख्या भी प्रकाश के डॉपलर प्रभाव से ही की जाती है। तो प्रसारी विश्व की संकल्पना भी इसी पर बेस्ड है। देखते हैं दूसरा प्रश्न, अस्त होते सूर्य के लाल वर्ण का कारण क्या है। मैंने आपको इस प्रकार का प्रश्न कराया था। आप देखते हैं जब क्या होता है, सूरज डूबने लगता है तो उसका जो कलर होता है, रंग होता है, वो लाल रंग का होता है। वही पूछा गया है, ऐसा किस कारण होता है, प्रकाश के परावर्तन की घटना के कारण, या अपवर्तन, या प्रकीर्णन, या अवशोषण। बाकी ऑप्शन आपके सब वही हैं पृथ्वी के वायुमंडल में। ऑप्शन एबीसीडी में से आपको छांटना है कौन सा सही होगा। अब थोड़ा सा मैंने इसे ट्रिक से भी जोड़ा था कि सूर्य की किरणें होती हैं जो फैलती हैं, पहुंचती हैं, वो किस कारण से या किस प्रकाशीय घटना से आप कह सकते हैं पहुंचती हैं। तो प्रकीर्णन आपका होता है। इसलिए आपका यहां पर भी कह सकते हैं ऑप्शन सी उसी से जोड़कर याद रखिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसके ही कारण सूर्य के लाल वर्ण जो है उसका रीजन होता है, यानी कि अस्त होते सूर्य का रंग। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न तीसरा, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है। अब आप देखते हैं धूप में ऐसा नहीं केवल बारिश में ही जो है वो छाता यूज किया जाता है, बहुत लोग धूप में भी छाता यूज करते हैं। तो इसमें से सबसे बेस्ट कलर कौन सा होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। धूप से बचने के लिए छाते का कौन सा कलर जो है वो होगा।
ऊपर उजला नीचे काला, या ऊपर काला नीचे उजला, या मात्र उजला। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। और अधिकतर आप देखते भी हैं कि छाता का कलर ब्लैक होता है, बाकी रंग बिरंगे तो बहुत आते हैं, पर नॉर्मल यदि बात करें तो उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऊपर जो है वो उजला और नीचे जो है वो काला। मैंने आपको बताया भी था प्रकाश के संबंध में कि जो डार्क कलर होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपका कलर जो है वो अवशोषण का कार्य करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गर्मियों में आपको हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग के कपड़े जो है वो प्रकाश में जो ऊष्मा आप कह सकते हैं जो मिलती है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो यही रीज़न होता है। तो यहाँ पर भी आपका यही होगा कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा है, ऊपर की ओर उजला और नीचे की ओर काला। देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा, मानव आंख सर्वाधिक सुग्राही जो है वो किस प्रकाश के लिए होती है, हरे प्रकाश, लाल प्रकाश, नीले प्रकाश या श्वेत प्रकाश। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। थोड़ा सा यदि आप इस यहाँ पर दिमाग लगाएंगे तो आपको ये समझ में क्लियर जरूर आएगा क्या कि ट्रैफिक लाइट में वो कलर भी यूज किया जाता है जो कि आपका या आपकी मानव आंख जो है उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, सुग्राही होता है। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो हरा कलर आपका सही हो जाएगा। ग्रीन सिग्नल आप देखते हैं इसीलिए रखा जाता है जब आप वहां से जा सकें, रेड रोकने के लिए होता है। तो हरे प्रकाश के लिए आपका सही हो जाएगा मानव आंख सर्वाधिक सुग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा कह रहा है कि निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राहकता किनके लिए सबसे अधिक होती है, नारंगी और पीला, लाल और हरा, हरा और नीला या पीला और हरा। 4 ऑप्शन है, बताना क्या है कि जो यहाँ पर कलर दे रखे हैं उनके बीच आंख की सुग्राहकता किनके लिए सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ABCD 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन डी वाला पीला और हरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि खोज बत्ती जो है उसमें दर्पण जो प्रयोग होता है वह इनमें से कौन सा है, उन्नतोदर दर्पण, नतोदर दर्पण, सादा दर्पण या इनमें से कोई नहीं। खोज बत्ती से क्या मतलब है, खोज बत्ती से मतलब ये है कि नॉर्मल आप कुछ भी ढूंढते हैं तो जो टॉर्च का यूज करते हैं, या कह सकते हैं बहुत से खादान वगैरह में जाते हैं तो वो आप देखते हैं सर में जो है वो लाइट लगाए रहते हैं। तो मेन उसमें दर्पण कौन सा यूज होता है, जिससे उसमें जो भी आपका प्रकाश जा रहा हो वो अधिक से अधिक जो है वो रोशनी दे सके, प्रकाश दे सके। उसके सेंस में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कौन सा दर्पण यूज होता है, उन्नतो दर्पण, नतोदर दर्पण, सादा दर्पण या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बी वाला आपका ऑप्शन यानी कि नतोदर दर्पण बिल्कुल सही हो जाएगा। तो खोज बत्ती में दर्पण जो है ये यूज होता है। तो थोड़ा सा आप चाहें तो इसे ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं। अधिकतर आप देखते हैं खोजबीन आपके जो घर के बड़े लोग होते हैं, बाबा दादी, वो करते हैं। और बाबा दादी को यदि कुछ खोजना है तो टॉर्च किससे मंगाते हैं, अपने नाती से मंगाते हैं। यहाँ पर नतो लिखा है तो नाती उससे थोड़ा सा जोड़कर याद रख सकते हैं। तो जब भी खोज बत्ती आपसे पूछी जाएगी तो नाती आप उससे जोड़ सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 7। प्रश्न क्या कह रहा है, खगोलीय दूरदर्शी से बना जो प्रतिबिंब होता है वो कौन सा होता है। खगोलीय दूरदर्शी का क्या कहने का मतलब है, आप देखते हैं दूरदर्शी, आप बहुत दूर की चीजें देखते हैं उसके लिए आप दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। आप बहुत छोटी चीजों को देखते हैं या कह सकते हैं एक कोशिकीय जीव को देखते हैं तब आप यूज करते हैं सूक्ष्मदर्शी। तो यही आपका अंतर है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में। अब यहाँ पर बात की गई खगोलीय दूरदर्शी, तो खगोली मतलब बहुत दूर की चीजें आपको देखनी है, उसके संबंध में प्रतिबिंब पूछा गया है कि काल्पनिक और बड़ा बनता है, काल्पनिक और छोटा बनता है, वास्तविक और छोटा बनता है या वास्तविक और बड़ा बनता है। अब यदि आप खगोलीय दूरदर्शी से कोई चीज देखेंगे तो आप खुद से इमेजिन करिए कि जो भी चीज आप देख रहे हैं क्या वो इनमें से किस प्रकार से जो है वो होगी। देखिए वास्तविक तो बिल्कुल नहीं होगी, क्यों, क्योंकि एक्चुअल जो साइज होता है किसी भी ग्रह को आप देखते हैं दूरदर्शी से तो ऐसा थोड़ा नहीं है कि आपको चंद्रमा इतना बड़ा दिखाई दे रहा है वो इतना ही बड़ा है, वो तो एक्चुअल में उसका साइज बहुत बड़ा है। तो वास्तविक वाले दोनों ऑप्शन आप ऐसे ही काट सकते हैं। अब आपका सही यहाँ पर बताना है काल्पनिक और बड़ा होगा या काल्पनिक और छोटा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, इसी प्रकार मैं आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न जो है वो लेकर आता रहूँ।
तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि काल्पनिक और बड़ा जो है वो प्रतिबिंब बनता है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आठवां। रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में से किसका उपयोग नहीं करते हैं? रात्रि दृष्टिकोण मतलब जो नाइट विजन वाले कैमरा आते हैं, एकदम आप लाइट ऑफ कर दीजिए फिर भी वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उसमें पूछा है कि किसका उपयोग नहीं होता है। इंफ्रारेड ग्राहिका, प्रवर्धित प्रकाश का, वस्तुओं का उष्मा विकिरण जो है उसका, या वस्तुओं से एक्स किरण विकिरण का। बताना है आपको किसका यूज इनमें से नहीं होता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से किसका उपयोग नहीं करते हैं। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो वस्तुओं से एक्स किरण विकिरण है इसका यूज जो है वो नहीं होता है। बाकी उष्मा विकिरण का भी होता है, प्रवर्धित प्रकाश का भी होता है और इंफ्रारेड ग्राही का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवा प्रश्न क्या कह रहा है कि दृश्य प्रकाश का जो दैर्घ्यमान प्रसार है वो कितना होता है। 250 से 850 एनएम के बीच, या 200 से 900 एनएम के बीच, या 300 से 800 एनएम के बीच, या 390 से 780 एनएम के बीच। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार जो है वो होता है। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन एबीसीडी में बात करते हैं उत्तर की। तो आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि 390 से 780 एनएम के बीच। 390 की जगह आपको कहीं कहीं 400 भी लिखा देखने को मिलता है, 400 से 780 एनएम। और जो ये तरंग दैर्घ्यमान है इसी की जगह आपको तरंग दैर्घ्य भी लिखा देखने को मिलता है। तो इन सभी में कंफ्यूज ना होइएगा, अलग अलग प्रकार के प्रश्न, यानी कि एक ही कह सकते हैं प्रकार के प्रश्न अलग अलग तरीके से जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो होती है। एक्सरे, दृश्य, अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। तो आपका पहला ऑप्शन यानी कि एक्सरे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जितनी भी आपके विकिरण प्रकार है उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होती है? एक्सरे में जो है वो होती है। और एक्सरे एक्सरे के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसके आविष्कारक कौन थे? तो 1895 में विलियम कॉनरेड रॉन्टजन, नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, विलियम WILHELM, विलियम, और कॉनरेड CONRAD, और रॉन्टजन। अधिकतर जगह आपको केवल रॉन्टजन ही लिखा देखने को मिलता है, परंतु पूरा नाम पता होना चाहिए क्योंकि प्रश्न किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो है इसके आविष्कारक थे, इनके द्वारा खोज की गई थी। और ये आपके एक जर्मनी के जो है वो विद्यालय में एक प्रोफेसर के रूप में जो है वो कार्यरत थे। और ये जो आविष्कार था इन्होंने अपनी प्रयोगशाला में जो कैथोड रे ट्यूब होती है उस पर कार्य करते हुए जो है वो किया था। कैथोड रे ट्यूब पर कार्य करते हुए किया था। इसीलिए कभी कभी जो एक्स किरणें हैं इनको रॉन्टजन किरणों के नाम से भी, इन्हीं के नाम पे कह सकते हैं, जाना जाता है। प्रकार भी होते हैं दो एक्सरे के, वो भी मैं आपको चलिए बता देता हूँ। तो दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? एक होता है आपका सॉफ्ट एक्सरेज और दूसरा होता है आपका हार्ड एक्सरेज। सॉफ्ट एक्सरेज में क्या होता है? ऐसी किरणें जिनकी जो भेदन क्षमता होती है वो कम होती है, या कह सकते हैं केवल जो कोमल पदार्थ होते हैं उनको भेदने की क्षमता रखती है, उन्हें हम कोमल एक्सरे जो रेज हैं, किरण हैं, उनमें जो है वो रखते हैं। और इन किरणों की जो तरंग दैर्ध्य है उसका मान जो है वो उच्च होता है और इनकी आवृत्ति का मान निम्न होता है। किरण बात करते हैं दूसरे नंबर हार्ड एक्सरेज यानी कि कठोर एक्स किरण की। तो इन किरणों के नाम से है, आप कह सकते हैं कि भेदन क्षमता अधिक होती है और जो कठोर पदार्थ हैं उनको भी आसानी से भेद सकते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं कठोर एक्स किरणें। उसके जस्ट अपोजिट इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कम होती है और आवृत्ति जो होती है वो उच्च होती है। पहले वाले में जस्ट अपोजिट था, तरंग दैर्ध्य उच्च थी, आवृत्ति कम थी। तो इसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है। इतनी चीजें याद रखेंगे काफी होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 11वां। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है लगभग, यहाँ पर सेकंड में सभी ऑप्शन है, 5 सेकंड में, 0.5 सेकंड में, 50 सेकंड में या 500 सेकंड में। ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा।
चलिए बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में कौन सा सही होगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि लगभग 500 सेकंड में सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो लगभग वर्ड लिखा हुआ है क्योंकि ये प्रश्न अधिकतर आपका मिनट में पूछा जाता है, परंतु यहाँ पर सेकंड में पूछा गया, इसलिए लगभग वर्ड का यूज किया गया है। अगला प्रश्न इसी पर बेस्ड है जो कि मिनट में पूछ लिया गया है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है। यहाँ पर लगभग वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है एक्चुअल में वो भी एग्जैक्ट आपका नहीं दिया है। तो चार ऑप्शन है, 4 मिनट, 2 मिनट, 8 मिनट या 16 मिनट। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 मिनट। और यही 8 मिनट कहीं कहीं आपको 8 मिनट 20 सेकंड भी लिखा देखने को मिलता है, इसीलिए मैंने कहा कि लगभग के हिसाब से पूछा गया, इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 13 कि पेंसिल सरीखे एक पिंड को जलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ते हैं। इसका रीजन क्या होता है ये पूछा गया है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है या स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव होता है, दृष्टि भ्रम कहते हैं या वैद्युत चुंबकीय प्रभाव होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसे हम स्ट्रोबोस्की प्रभाव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 14 पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है उसके दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। तो रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है। आपने देखा भी होगा, काफी बार बोला जाता है कि आज सूर्य ग्रहण है, आप डायरेक्ट आंखों से सूरज को जो है वो नहीं देखिए, आपकी आंखों को जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। तो उसी के संबंध में यहाँ पर पूछा गया है कि जो रेटिना का जलना होता है वो सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है। इंद्रधनुषीय प्रकाश के कारण, ताप के कारण या अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण या इंफ्रारेड प्रकाश के कारण। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका सी ऑप्शन अल्ट्रावायलेट प्रकाश बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए ये सभी चीजें आपकी नॉर्मल लाइफ से ही पूछी गई यहाँ पर, तो इनको ध्यान रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 15 प्रश्न कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन अपरिवर्तित रहता है, यानी कि नहीं बदलता है। वेग, तीव्रता, तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति। बताना क्या आपको कि जब प्रकाश जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इनमें से क्या नहीं बदलता है। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी तीव्रता, ऑप्शन सी तरंगदैर्घ्य या ऑप्शन डी आवृत्ति। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती है, बस यही ध्यान रखिएगा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 16 कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से किसी कोण पर नत एक प्रकार की किरण एक दर्पण के समानांतर चलकर दो परावर्तन के बाद दूसरे दर्पण के समानांतर हो जाता है, तो ऐसे दर्पणों के बीच का कोण जो है वो क्या होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ये आपका 60 डिग्री लिखा हुआ है, 600 नहीं है, 60 डिग्री। तो बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। न्यूमेरिकल बेस्ड है तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट चलिए उत्तर ही बता देता हूँ। तो बी वाला ही आपका बिल्कुल सही होगा, 60 डिग्री जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 कि किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप, उसकी त्रिज्या, उसकी पृथ्वी से दूरी या उसकी ज्योति या उसकी सूर्य से दूरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर टेट में इस प्रकार का प्रश्न आपसे एक बार पूछा गया था और पूछा क्या गया कि किसी तारे का जो रंग होता है वो क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बात करते हैं उत्तर की, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो दर्शाता है किसी तारे का रंग। तो ध्यान रखिएगा किसी तारे का रंग जो है उसका जो ताप होता है उसको जो है वो दर्शाता है। 18 प्रश्न देखते हैं कि जो रेटिना है वो अपवृद्धि है अग्र मस्तिष्क पश्च की, मस या मध्य मस्तिष्क की या उन मस्तिष्क की या पोन्स वोरोलाई की। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि रेटिना अपवृद्धि इनमें से किसके कारण है। तो ऑप्शन एबीसीडी में छांटना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, चलिए। तो आपका पहला ऑप्शन अग्र मस्तिष्क पश्च की बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न आपसे भी हम पूछेंगे। प्रश्न आपका क्या है लास्ट, इसको देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको डेली प्रैक्टिस कराता रहूँ।
चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी और सर्च करके भी टेलीग्राम पर आप बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके ऐड हो सकते हैं। प्रश्न 19 क्या कह रहा है कि मानव आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। वास्तविक और सीधा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, आभासी और उल्टा बनता है या आभासी और सीधा बनता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको मानव आंख जो है उसके रेटिना पर जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार से बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम रट के रखिएगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि वास्तविक और उल्टा जो है वो बनता है मानव आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब। चलिए देख लेते हैं अब अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न क्या है कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो जिस भाग पर बनता है वो क्या कहलाता है। परितालिका यानी कि आइरिस कहलाता है, स्वच्छ मंडल यानी कि कोरोनिया कहलाता है, पुतली यानी कि प्यूपिल कहलाता है, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना कहलाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताना है। ऑप्शन एबीसीडी के फॉर्म में बता सकते हैं या इंग्लिश नाम यहाँ पर लिखा हो इसको टाइप करके भी आप बता सकते हैं। तो सभी लोग ट्राई अवश्य कीजिए, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइए, आंसर देखेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट में। समय यही रहेगा हमारा दोपहर 3 बजे लाइव टाइमिंग, तो आ जाइएगा लाइव जितने लोग आ सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।